हेलो डियर, आई होप सो आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे. यू आर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट हियर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन. क्लास 9 से रिलेटेड है और आज हम इसकी बात करेंगे स्टैटिक मैनर में, क्योंकि रिवीजन का टाइम है और एग्जाम भी बहुत पास में है. तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. यहाँ पे देखना सभी है ना. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि यहाँ क्या क्या कॉन्सेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड भी है और क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी भी है. सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज अ फोर्स. व्हाट इज अ फोर्स, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन की बात करें स्टार्ट से. क्या है? इट इज अ पुश और पुल. किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर देना? पुश करना या क्या कर देना? पुल कर देना. पुश या पुल कर देना क्या कहलाता है? ये फोर्स. एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. और ऐसा यूनिट क्या रहेगी इसकी? न्यूटन. क्या रहेगी? न्यूटन. अ फोर्स कैन डू थ्री थिंग्स ऑन अ बॉडी. अच्छा, एक फोर्स क्या कर सकता है? तीन चीजें कर सकता है. पहला, change the speed of the body. Second, change the direction of the motion of the body, and it can change the shape of the body. Please keep in the brain. This is very important to understand कि फोर्स क्या चीजें कर सकता है, फोर्स होता क्या है. अगर यहाँ एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करें हम लोग, ठीक है, फोर्स के रिगार्डिंग, तो वो क्या बिल्डअप हो सकती है और जो हमें समझ में आनी चाहिए. जैसे मैंने कहा, यहाँ एक सिंपल सी कंडीशन ले लेता हूं मैं जो आपके समझ में आनी चाहिए. जैसे मैंने कहा कि ये अ पर्सन इज पुशिंग अ बॉक्स. ओके, इस बॉक्स को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है. क्या कर रहा है? पुश. अच्छा, इस बॉक्स के साथ क्या क्या कर सकता है? या तो इसकी स्पीड क्या कर देगा? चेंज. या तो इसकी स्पीड क्या कर देगा? चेंज कर देगा. क्या कर देगा? चेंज कर देगा. और क्या कर सकता है? डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है. या क्या चेंज कर सकता है? शेप ऑफ द बॉडी चेंज कर सकता है. इसके अलावा कोई भी चेंज हो सकता नहीं है. क्लियर हो गया क्या? क्योंकि हो सकता है एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछ लें और आप बोले सर आपने ये पढ़ाया ही नहीं था कि फोर्स क्या तीन चीजें कर सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये फाइनल और लास्ट रिवीजन है जिससे आपके दिमाग में सेट हो जाए कि क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है. आगे देखिए क्या बोला है. टाइप ऑफ फोर्स मैंने दो बताए थे, एक होता है बैलेंस फोर्स और दूसरा क्या होता है? अनबैलेंस फोर्स. तो पहले फोर्स की अगर बात करें तो किसकी बात कर रहे हैं? बैलेंस फोर्स. बैलेंस फोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स आर सेड टू बी बैलेंस फोर्स, दे नलीफाई वन अनदर एंड देयर रिजल्टेंट फोर्सेस क्या हो जाए? जीरो हो जाए. जैसे फॉर एग्जांपल, ये फोर्स लग रहा है यहाँ पे, कितना लग रहा है? 5 न्यूटन. और ये भी कितना लग रहा है? 5 न्यूटन. और आपने कहा सर एफ आर निकालो, आई मीन्स रिजल्टेंट फोर्स निकाल के बताओ. तो हम क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? 5 माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा? जीरो. क्या आ जाएगा? जीरो. अच्छा, जीरो कैसे आया डियर स्टूडेंट? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका अपोजिट डायग्राम क्या हो सकता है? जैसे अगर इसका अपोजिट डायग्राम हमें शो करना है तो कैसे करेंगे? लेट्स सी. ये मैंने मान लिया यहां से टेंसाइल फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, यहां से भी क्या लग रहा है? 5 न्यूटन का. तो ये कैसा है? टेंसाइल फोर्स है. कौन सा फोर्स है? टेंसाइल. अब बैलेंस में भी डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना कि टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल का मतलब खींचना, खिंचाव. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिंपल है. आ रहा है समझ में बेटा? और अगर इस फोर्स की बात कर दी, कौन सा है? कंप्रेशन. कौन सा है बेटा? कंप्रेशन. थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? कंप्रेशन. ये क्लियर हो गया? किसी भी चीज को क्या कर देना? प्रेस, कंप्रेस कर देना, तो क्या होगा? कंप्रेशन फोर्स. तो याद रखना, बैलेंस में भी दो फोर्स हमने पढ़े, टेंसाइल और कंप्रेशन. लेकिन रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा? बैलेंस फोर्स में जीरो रहेगा. रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा बेटा? जीरो. इसमें कोई भी डाउट इस स्लाइड के अंदर जो पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है किसी को? क्या आगे बढ़ूं मैं? ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे, तब ये कंप्लीट हो जाएगी थ्योरी सारी. इसके बाद बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन. थोड़ा सा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं, फिर आगे और डिटेल में जाऊंगा ताकि रिवीजन हो जाए आपका. यहां देखिए सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है. सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन ने यहाँ पे क्या कंडीशन डिफाइन की है. द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. देखो बात आ गई बेटा, कौन सा फोर्स आ गया है? अनबैलेंस फोर्स. अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनबैलेंस फोर्स. ये वापस आएगा, डोंट वरी. स्टैटिक मैनर में वापस मैंने स्लाइड्स में कवर किया इसको ताकि दो बार रिवीजन हो जाए आज के आज. जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, दिस इज 5 न्यूटन, द फोर्स इज अप्लाइड हियर, एंड दिस इज हियर 14 न्यूटन, फोर्स इज अप्लाइड हियर. व्हाट इज द रिजल्टेंट फोर्स? ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा? वेरी गुड. कहाँ जाएगा? ये लेफ्ट में. कैसे पता चला ये लेफ्ट में गया? 14 न्यूटन इज मोर देन
5 न्यूटन, तो डेफिनेटली किस में जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा ऐसा क्वेश्चन भी पूछ ले तो दिमाग में रखना है टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि कौन 14 न्यूटन किससे ज्यादा है, 5 न्यूटन से ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ गई बेटा, इसमें कोई डाउट है किसी को? इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे टुवर्ड्स कहा जाएगा लेफ्ट। तो अगर बोले रिजल्टेंट फोर्स क्या रहेगा, तो एफ आर इज इक्वल टू 14 में से क्या माइनस कर देना, 5, तो क्या रह जाएगा 9 न्यूटन। क्या रह जाएगा बेटा, 9 न्यूटन। वेरी वेरी सिंपल। ये क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है बेटा? डाउट हो तो पूछना। मैंने पहले ही कहा है कि दुनिया में वो बच्चा बहुत बड़ा टेररिस्ट है खुद के लिए जो अपने प्रोग्रेस में सपोर्ट नहीं करता है खुद को। ठीक है, जहाँ डाउट है पूछ लेना, सर मेरे को ये समझ में नहीं आया, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन? डेफिनेटली आई विल रिपीट इट, डोंट वरी अबाउट इट। अब दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है जो हमें समझनी है। यहाँ क्या दे रखा है, मास आप देख सकते हैं, एक ही बॉक्स है, सिंगल बॉक्स है, दिख रहा है आपको बेटा? और यहाँ अप्लाई क्या हो रहा है, फोर्स, और एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में चल रहा है, और स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज, स्पीड क्या हो रही है। लेकिन जैसे ही हम लोग मास को बढ़ा देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, कितने बॉक्सेस हो गए, 6। क्या शो कर रहे हैं, स्पीड इंक्रीज होगी, लेकिन कैसे आ रही है, स्लोअर। क्या आ रही है, स्लोअर। और एक्सेलरेशन क्या लग रहा है, लेस। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया, अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, कम। बात समझ में आ गई क्या? इसलिए अगर कोई हैवी बाइक लेके चलता है, मान लीजिए आपने 300 सीसी की बाइक ले रखी है और उसका मास लगभग लगभग 500 किलोग्राम है, और किसी ने बाइक ले रखी है कौन सी, टीवीएस पैप्ट स्कूटी दे रखी होगी आपने, और वो सोच रहा है कि मैं इसको 100 पे चला लूँ, किस पे चला लूँ, पता चला उसके पार्ट्स नीचे निकल गए और आपके पास हैंडल ही रह गया। क्या रह गया, हैंडल। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कौन प्ले करता है, मास। अगर मास ज़्यादा होगा तो बैलेंस के साथ आपका जो व्हीकल है वो बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ सकता है, और आपको ज़रा सा भी फीलिंग नहीं आएगी कि इसमें स्पीड ज़्यादा है। एक और एग्जांपल लेते हैं कार का। आप अल्टो चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, अल्टो, और ये क्या चला रहे हैं, सफारी। क्या चला रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि सफारी के टायर बहुत बड़े हैं, मास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये दोनों कॉम्पिटिशन करें तो आपको पता है कौन जीतेगा, बताइए। ठीक, यूं मत कहना सर ये अल्टो से जीत जाएगा, ही सवाल ही नहीं है कि अल्टो वाला जीत जाए। अरे गेटिंग माय पॉइंट? वो बात अलग, किसी को गाड़ी नहीं चलाना आती और रुक जाए, वो कंडीशन हम अप्लाई कर रहे नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि वेरी वेरी मास इज व्हाट, वेरी वेरी मच अबाउट द व्हाट, कार ए एज कंपेयर टू कार बी, और कार बी कौन सी है, अल्टो, और कार ए कौन सा हमारा। अब देखो यहां जलवा क्या हो जाता है, उसी के दिमाग में सेट होगा, यार इतनी बड़ी बड़ी हैवी बाइक्स क्यों लाते हैं लोग, इसको स्पीड से ज़्यादा ही अट्रैक्ट होता है। तो जो स्पीड से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जिनको बहुत पसंद है राइडिंग, वो तो हैवी मास वाली ही बाइक खरीदेंगे। जैसे कोई पल्सर ला रहा है 220 की, वो बात अलग है, किस्तों में ला रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जिनको पसंद है, जैसे बुलेट लेके आए, वो क्यों लेके आते हैं, बिकॉज ज़्यादा स्पीड पे भी आपको फीलिंग आएगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा हीरो होंडा पे 40-50 की स्पीड जो पकड़ती है, वही स्पीड यहाँ पे 100 की स्पीड पे लगेगी आपको, इस पे हैवी बाइक्स पे, क्योंकि वो आराम से इनर्शिया को क्या कर देती है, बैलेंस। क्या कर देती है, आपको ज़रा सा भी जर्क फील नहीं होगा, एक्सेलरेशन भी फील नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि आपने अभी देखा है यहाँ पे वही अंडरस्टैंडिंग, इस पे क्वेश्चन बने हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि अगर मास ज़्यादा होगा तो आप समझ सकते हैं, मास ज़्यादा होगा तो क्या कंडीशन आ रही है, लेस एक्सेलरेशन, और स्पीड जो इंक्रीज हो रही है वो भी कैसे हो रही है, स्लोअर। कैसे इंक्रीज हो रही है, स्लोअर। लेकिन 100 की स्पीड पे अगर आप पल्सर पे हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी बाइक है, और एक तरफ कौन सी है, स्कूटी पैप्ट, यस और नो, नाम से ही पता पड़ जाता है कि हालत क्या होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट is the main concept, more mass, less acceleration, speed will be increased but in slow manner, and here less mass, acceleration is higher, speed is rapidly increases. Are you getting my point? अरे आया समझ में कि नहीं आया? अच्छा एक और एग्जांपल ले लो, अपने यहाँ देशी एग्जांपल ले लेते हैं। एक हीरो होंडा बाइक है, दूसरी भी हीरो होंडा ही बाइक है, एक पे 4 जने बैठ गए और एक पे एक ही जना बैठा है। और आप तो देखते हैं कि हमारे वागड़ के बहुत ही सर्वश्रेष्ठ लोग सबसे ज्यादा क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट। 4 व्यवहार देखा जी, अरे गेटिंग माय पॉइंट, 5 से व्यवहार दें, उसके बाद क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, गाड़ी अपना दम निकाल लेती है और ये पूरा दम खम से टेस्ट करते हैं कि कहाँ तक ले जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर कहते हैं एवरेज नहीं थी, एवरेज कहाँ से देखी, तुमने एवरेज ही बढ़ा दिया है जो उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा तुम लेके जा रहे हो उस पर। और कुछ तो और करामत ही है खतरनाक, तो ये टोला भी लगा देंगे साथ में कि 10 जन इस पर भी बैठ जाओ। अरे क्या ट्रैक्टर है क्या है इस पे बेटा, किन दोनों पे? ये 0-0 बेटा, वो तो न्यूट्रल हो गया। आ गया समझ में बेटा?
चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट मोमेंटम, किसकी बात करते हैं, मोमेंटम। ये वापस आएगा, डोंट वरी, स्टैटिक में रिवीजन करने के लिए। द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये पता है सभी को, नहीं पता है? पूरा जब पढ़ा है ना तो पूरा 100% एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके दिमाग में भी। मोमेंटम बोल रहे हैं सर, तो किसकी इसकी के बारे में, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, आपका माइंड चलना चाहिए। यहाँ किसकी बात चल रही है, मास एंड वेलोसिटी, एंड हैज द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वेलोसिटी, एंड इट्स ऐसा यूनिट क्या रहेगी, किलोग्राम इनटू मीटर पर सेकेंड। कैसे, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, और आपको वेलोसिटी की यूनिट पता है, मीटर पर सेकेंड। दैट्स इट। यूनिट बनाना आना चाहिए, ना कि रटना। ठीक है, जिसको यूनिट बनाना आ गया, एक्सीलेंट भाई, उसको मैं मान सकता हूँ कि इज और शी इज अ ब्रिलियंट। नेक्स्ट, ये क्लियर हो गया, कोई डाउट? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिए बेटा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। वापस मैंने कहा था स्टैटिक मेथड में रिवाइज कराऊंगा, तो वही बार बार करा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि इस क्वेश्चन में है क्या, इस चैप्टर में है क्या। पहला क्या है, टाइप्स ऑफ फोर्स। किसकी बात कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ फोर्स। अभी मैंने बताया था फोर्स मेनली कितने टाइप के हैं, बैलेंस और बैलेंस फोर्स की बात करें। रिजल्टेंट फोर्स अगर अप्लाइड हो रहा है वो क्या हो जाए, जीरो। क्या हो जाए, क्या बोलेंगे बेटा? बेटा अपना जो सेरेब्लम है, सेरेब्लम, उसकी सर्विसिंग करवाइए बेटा। क्या करवाइए, सर्विसिंग। ठीक है, सर्विस सेंटर पे जाइए, अपना सेरेब्लम निकालिए, एंड ब्रेन फोर ब्रेन को वॉश करवाइए अच्छे से। ठीक है, उसमें फिर ऑयल लुब्रिकेंट जो लगाने पड़ती है, आराम से स्मूथली पार्ट्स चल सकें, तो अपना ध्यान यहाँ होना चाहिए। यस और नो? समस्या यही है कि सेरेब्लम घर पे रख के आ गए और यहाँ हिंड ब्रेन लेके आ गए, और हिंड ब्रेन में पार्ट्स ही गायब है, तो फोर ब्रेन क्या काम करेगा? समझ गए ना आप? देखिए अब बात करें बैलेंस फोर्स की बात करें, मैंने पहले ही कहा है कि अगर रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स क्या हो जाए, जीरो। शॉर्ट में याद रखें, रिजल्टेंट फोर्स जीरो तो बैलेंस, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं तो अनबैलेंस, खत्म। एग्जांपल देखें, इन अ टग ऑफ वॉर इफ बोथ द टीम अप्लाई द सिमिलर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। याद रखना, डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, अपोजिट। फिर क्या बोल रहा है, रोप डज नॉट मूव इन आइदर साइड, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बैलेंस फोर्स इन विच रिजल्टेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स बिकम जीरो। टग ओवर समझ बेटा, राडू खींचू आमना आमना, यस और नो? तो रस्सा खींची जो होता है उसमें मान लीजिए आप भी 300 किलो की, आपकी वाइफ भी 300 किलो की है, और आप दोनों एक दूसरे को मूव ही नहीं कर पा रहे हैं, तो 100% गारंटी है कि आप क्या कर रहे हैं, बैलेंस। क्या कर रहे हैं, बैलेंस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पता पड़ा कि आपकी वाइफ 300 की, आप 200 किलोग्राम की भी नहीं है, 20 किलोग्राम की, तो आपको पता चला बाइक से आप चले गए ऊपर और बाइक रहेगी वहीं की वहीं, है कि नहीं? वाइफ पीछे रह गई, जलवा बिखर जाएगा भाई। तो इस टाइप की कंडीशन हो जाएगी, लाइक दिस। अगर देखो यहाँ बात करें कैसी कंडीशन हो जाएगी, ऐसे तो टायर ऊंचा हो जाएगा, एक टायर इधर चला जाएगा और ऐसे करके आपकी जो साइकिल है जिस पे आप वाइफ को ले जा रहे हैं, वाइफ तो यहाँ पे बैठी होगी, ऐसे ऐसे पूरा पावर तो इससे कवर करेगा, आप यहाँ पे होंगे सीधे। समझ रहे हो आप? क्योंकि आपका तो 20 किलोग्राम है और इसका कितना है, समझ रहे हो आप? इसलिए बैलेंस होना चाहिए बेटा। ये अनबैलेंस कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, अनबैलेंस। ध्यान रखे भाई, दुर्घटना से देर बनी। चलिए आगे बढ़ते बेटा, मजाक बहुत हो गया। बैलेंस फोर्स इसी बात करते बेटा। देखिए बेटा ध्यान से समझे, बैलेंस फोर्स डज नॉट कॉज एनी चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जहां है वही रहेगा, वहां कोई मूवमेंट आएगा नहीं। बात समझ में आ गई? मान लो ये कुर्सी है, कुर्सी के ऊपर 300 ग्राम की बैठी है, तो उसके चारों पहिए ऐसे हो जाएंगे रेस्ट पे। कहाँ चले जाएंगे, रेस्ट। क्योंकि पता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी से बाहर था ये, तो वो भी रेस्ट पे चलेगी। हमारी ताकत नहीं है, छोड़ दे। आगे देखिए क्या कह रहा है, बैलेंस फोर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में क्या होने चाहिए, इक्वल। अच्छा ये क्वेश्चन एमसीक्यू बन सकता है। कंडीशन फॉर द बैलेंस फोर्स, 4 ऑप्शन दे दिए आपको। 4 ऑप्शन आपके दिमाग में सेट होने चाहिए कि पहला तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम। दूसरा डायरेक्शन हमेशा क्या होनी चाहिए, अपोजिट। और बैलेंस फोर्स कैन चेंज द, देखो क्या लिखा, कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। याद रखना, शेप और साइज चेंज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए ये आपका बॉक्स है, क्या बेटा, बॉक्स। तो इस बॉक्स की अगर मैं बात करूं, यहां पे ये आपका बॉक्स है, दिख रहा है क्या बेटा? अच्छा बॉक्स में आपने क्या किया, इधर से 5 न्यूटन अप्लाई किया। ये कैसा बॉक्स है, एम्प्टी बॉक्स है, एम्प्टी। ठीक है, ये एम्प्टी बॉक्स है बेटा, और ये भी क्या है, एम्प्टी बॉक्स है, 5 न्यूटन। अच्छा ये क्या होगा, कंप्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस ये होगा, जितना ये कंप्रेस होगा उतना ये कंप्रेस होगा। क्या शेप और साइज चेंज हुई या नहीं हुई? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि बच्चा ही समझेगा। सर ने कहा था ये कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है।
तो रिजल्टेंट क्या रहेगा फॉर जीरो, रिजल्टेंट कहा था। याद रखना, कोई पूछे कि क्या बैलेंस फोर्स से शेप और साइज को चेंज किया जा सकता है, तो यस, आंसर क्या रहेगा, यस। बात समझ में आ गई क्या? साइज को बढ़ाया भी जा सकता है, साइज को कम भी किया जा सकता है, लेकिन दोनों तरफ क्या रहेगा, सेम चेंज रहेगा। कैसा चेंज रहेगा, सेम। अरे बात समझ में आ गई? मैं बोल सकता हूं सेम चेंज इन शेप और साइज। ये इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है टाइम बच जाएगा थोड़ा, और स्लाइड के थ्रू हम बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। और ये एमसीक्यू मैंने देखे हैं, ठीक है, पीवाई क्यूज देखे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में जो आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। बाकी आरबीएससी में स्टैटिक क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, कहीं घुमाएगा नहीं, लेकिन सीबीएसई वालों को ही नहीं छोड़ेगा, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़े। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फोर्स आर अप्लाइड फ्रॉम बोथ द साइड्स ओवर अ बलून, द साइज एंड शेप ऑफ द बलून इज सेम। बात समझ में आ गई? इसमें कोई समस्या तो बताओ। भाई सॉलिड पे तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ मेरे को, पूरा ऑलरेडी भरा हुआ है सॉलिड, इतना हैवी लगाए तो बात अलग है, नॉर्मल तो इफेक्ट ही नहीं करेगा। अच्छा, इस वॉल के ऊपर मैं ऐसे करके रेस्ट पे चला जाऊँ, वॉल अंदर चली जाएगी, क्योंकि वो बैलेंस कर रही है मुझे, जितना मैं अप्लाई कर रहा हूँ उतना वो मुझे भी अप्लाई कर रही है, दैट्स वाई बैलेंस हो रहा है। अच्छा, एक हथौड़ा लेके जोर से मारूंगा तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस, टूट जाएगी वो, तो उससे ज़्यादा मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या यहाँ तक कोई समस्या किसी को? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े क्या बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अनबैलेंस फोर्स। किसकी बात कर रहे थे बेटा, अनबैलेंस फोर्स। क्या है अनबैलेंस फोर्स, वो समझ लीजिए। इफ द रिजल्टेंट अप्लाइड फोर्स आर ग्रेटर देन जीरो, देखो बात आ गई, मैंने अभी कहा था कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं हो, सीधा कंडीशन दिमाग में बैठाइए। एक स्टूडेंट टॉपर कैसे बनता है, शॉर्ट नोट्स फिट करता है अपने माइंड में। क्या बोला कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं, क्या बोलेंगे इसको, और क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा ही होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। फिर क्या बोला, द फोर्स आर कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स, एन ऑब्जेक्ट इन रेस्ट कैन बी मूव्ड बिकॉज अप्लाइंग अनबैलेंस फोर्स। अब ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से किस में आया है, मोशन में, रेस्ट से किस में आया है, मोशन में, किस टाइप का फोर्स है उसके ऊपर, अनबैलेंस, बैलेंस, बोथ या नन ऑफ दिस? वेरी गुड, कौन सा फोर्स है बेटा, अनबैलेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये आया उड़ गया, कंफर्म आ गया बेटा। फिर बोल रहा है अनबैलेंस फोर्स कैन डू द फॉलोइंग, क्या क्या कर सकता है, पहला मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ये तो याद रखना। दूसरा, इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। थर्ड, डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ, स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों में कॉमन काम क्या हो रहा है, वेरी गुड, चाहे बैलेंस हो चाहे अनबैलेंस हो, दोनों क्या एक साथ कर सकती है, शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकती है। क्या यहां तक कोई डाउट है किसी को, आया समझ में ये? तो दैट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। अब बात कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, इसके बारे में बात करने वाले कौन थे, गैलीलियो गैलीलाई। तो इन्होंने क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल सेड दैट ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड विथ नो फोर्स एक्ट ऑन दैम। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, तो बात अलग है, या वो क्या कर जाए, मूव नहीं करें। दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ। कैसा पाथ बेटा, फ्रिक्शनलेस पाथ का मतलब जरा सा भी क्या नहीं होना चाहिए, सरफेस के बीच में क्या होना नहीं चाहिए, एक्शन और रिएक्शन वाला फोर्स लगना नहीं चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, फ्रिक्शन फोर्स अपोज करता है, हम आगे बढ़ते हैं, तो दोनों फोर्स कैसे हैं, अपोजिट है कि नहीं है? अरे यस और नो? बहुत बढ़िया। आगे बात करें, नो फोर्स, नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट, द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, एंड दैट इज देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अभी एक फिर कंडीशन होगी और सीधा क्वेश्चन बनता है कि अगर कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस है उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, बैलेंस या अनबैलेंस? क्या रहेगा, बैलेंस बेटा, फ्रिक्शन लेस सरफेस है। याद रखना, फ्रिक्शन लेस सरफेस का मतलब वो कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, उसको कोई रोक नहीं पा रहा है, तो फोर्स कैसा हो गया, बैलेंस। लिखा तो बेटा, क्या घबराते रहते हो यार, क्या लिखा, देयर इज नो अनबैलेंस फोर्स। नो अनबैलेंस मतलब कौन सा है, बैलेंस। अरे आया कि नहीं आया इसमें, क्लियर हो गया क्या, कोई डाउट है किसी को? अच्छा, जहां फ्रिक्शन लेस सरफेस है उसको कोई रोक सकता है क्या, वो तो मूव करता ही रहेगा ऑब्जेक्ट। आगे देखे बेटा, बट प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टू अटेन द कंडीशन ऑफ जीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फोर्स ऑफ एयर
एंड मैनी अदर फोर्स ऑलवेज एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट। और हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स हैं जो किसकी फॉर्म में आती है, अनबैलेंस फोर्स की कंडीशन में आएगी। क्या यहां तक कोई समस्या? आगे बढ़े क्या बेटा? इजी है? चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्या बात हमें करनी है? न्यूटन स्टडीड द आइडिया ऑफ गैलीलियो। याद रखना, सबसे पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस किसने किया था? गैलीलियो गैलीलाई। इसने क्या कहा था, स्टेटमेंट कहा था, किसी भी फ्रिक्शन लेस सरफेस पे कौन सा फोर्स अप्लाई होता है? बैलेंस फोर्स। इन्होंने कहा था वो कांस्टेंट स्पीड के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता ही रहेगा और वो स्टॉप होगा नहीं। बात समझ में आ गई? कोई डाउट किसी को? क्या ये प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे फोर्सेस एप्लीकेबल है जो एक तरीके से अपोजिट फोर्स का काम करेंगे, जो भी अप्लाइड फोर्स आपने अप्लाई किया होगा। क्या यहां तक कोई डाउट आया? के बैठ गया बेटा? बहुत बढ़िया। आगे क्या लिखता है ये? 3 लॉज ऑफ मोशन दिए एंड दीज लॉज आर नोन एज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन्होंने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले ही पढ़ चुके अपन, ठीक है? तो यहां डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं नहीं, सीधा लिखेंगे स्टैटिक। पहला क्या है? लॉज ऑफ इनर्शिया। सीधा क्वेश्चन आएगा, न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको ओबे करता है? लॉज ऑफ इनर्शिया को ओबे करता है। इसका मतलब क्या रहा? अगर मेरे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो और मैं रेस्ट पे, तो हमेशा किस में रहूंगा? रेस्ट में। और अगर मैं मोशन में, तो किस में रहूंगा? मोशन में। और मैं किसी डायरेक्शन में, तो हमेशा किस में रहूंगा? उसी डायरेक्शन में रहूंगा। कहने का मतलब मैं ईस्ट में हो तो ईस्ट में ही रहूंगा जब तक आप मुझ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते नहीं है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो मैं फटाफट रीड करूंगा। एनी ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन until it is compelled to the change state by applying a external force। क्या बात समझ में आ गई एक्सटर्नल फोर्स वाली? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब, वेरी गुड, जो हमने अप्लाई किया है एक्स्ट्रा, उसके पास तो है ही ऑलरेडी, उससे भी ज्यादा हम अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है रेस्ट पे, हम जब तक हमारा एक्स्ट्रा फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे, क्या वो अपने आप मूव करेगा? और गलती से मूव कर गया तो क्या होगा? हम भी मूव कर जाएंगे, क्योंकि हमारी फट जाएगी कि ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैसे होगी? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अचानक पता चला यहाँ ऑटोमेटिकली बोर्ड चल रहा है और मैं यहाँ साइड में खड़ा हूँ, तो आपको भी लगेगा ये क्या हो रहा है भाई? यस और नो? वो पता चला पर्दे अपने आप खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, ठीक है, और ऑटोमेटिकली प्रियांश को ऊपर ऊंचा कोई नीचे उठा रहा है, तो पता चला प्रियांश की भी फट गई, बस आंसर तो पहले ही चले गए। यस और नो? क्यों? पता था भाई अपने बस की बात नहीं है नेचुरल क्लैमिटी से लड़ने के लिए, है ना? और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आर नॉट एन नेचुरल, इट्स अ डिजास्टर। When they came, then everything is disaster। और ऐसा हो गया तो सबसे पहले कौन भागेगा? मैं तो बोलेगा मैं पढ़ता हूं, मैं कुछ नहीं किया मैंने। वो बैठा रहेगा। देख, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, ये दिख तो रहा है पूरा वर्ड्स, जूम कर दो इसको, दिख रहा है? वेरी गुड। इट विल रिमेन इन रेस्ट अंटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू चेंज इट्स स्टेट। सिमिलरली, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम उसके मोशन में क्या नहीं कर सकते? चेंज नहीं कर सकते, जब तक आप क्या नहीं अप्लाई करते? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, या हम इसकी स्टेट में चेंज कर सकते नहीं है। दिस मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट resist to in changing their state and the state of any object can be changed by applying external force only। अच्छा, कोई पूछ ले what is inertia, तो आंसर क्या देंगे? If any object is in rest and wants to remain in rest, कोई मोशन में हो, किस में रहना चाह? remains in motion। और कोई कह रहा है कि मुझे किस में रहना है? मैं अगर किसी डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता हूं, वो उस ऑब्जेक्ट की कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? इनर्शिया। और इनर्शिया कौन डिसाइड करता है? मास। याद रहेगा, इनर्शिया डिपेंड करता है किसके ऊपर? मास के ऊपर। याद रहेगा क्या? फिर बात करते हैं मास एंड इनर्शिया। इसके बिना ये अधूरा है, इसके बिना ये अधूरा है। याद रखना, द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ विच it resists to get disturbed its state is called inertia। inertia of an object is measured by its mass। please keep in the brain, क्योंकि यहां फिर क्वेश्चन बना कि inertia किस पे डिपेंड करता है, तो आंसर क्या रहेगा? मास पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? मास। inertia is directly proportional to the mass and this means inertia increases with increase and decrease with decrease in mass। a heavy object will have the more inertia and lighter one। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो
जो धीर की बीवी है वो कितने की है, 300 किलोग्राम की। कितनी की है बेटा, 300 किलोग्राम की। और धीर कितने का है, 11 किलोग्राम। कितना बेटा, 11। अब मुझे बताइए इनर्शिया किसके पास जबरदस्त बवंडर जैसा है, खतरनाक। यस और दो। और मान लो इनको बैठा दिया बाइक के ऊपर, तो धीर कितना जाएगा, सीधा स्पेस पे चला जाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। लेट्स, ये क्लियर हो गया क्या? अरे आया गुड़ गया ये। इसका मतलब सीधा कॉन्सेप्ट है मीत साहब कि मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा, और मास कम तो इनर्शिया कम। क्या यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मोमेंटम एंड मास एंड वेलोसिटी। ये क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, ताकि दिमाग में सेट हो जाए। मोमेंटम हम पढ़ के आए थे, और मोमेंटम में कौन आता है, मास आता है, और कौन आता है, वेलोसिटी। और हमने पढ़ा था P इजिकल टू क्या पढ़ा था, m/v। अरे पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यही स्टैटिक वापस बात करते हैं। सिंस मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस मीन्स मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम तभी बढ़ेगा जब दोनों में से कोई एक बढ़ेगा, या तो मास बढ़ जाए या क्या बढ़ जाए, वेलोसिटी। बात समझ में आ गई? कोई समस्या? अच्छा मैं एक कंडीशन देता हूं और इसका आंसर बताना। मैं कंडीशन क्या दे रहा हूं, ध्यान रखना। मैंने कहा P इजिकल टू फॉर्मूला क्या है आपके पास, mv। अरे यही तो है। अरे यस और नो। एक ऑब्जेक्ट A है, इसके पास 100 किलोग्राम मास है। m कितना बेटा इसके पास? अरे हाँ या ना तो बोलो। और वेलोसिटी उसके पास क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है। 10 मीटर पर सेकेंड है। ऑब्जेक्ट बी की बात कर लेते बेटा, इसकी बात ऑब्जेक्ट बी की। और मास इसके पास 50 किलोग्राम है। कितना बेटा, 50 किलोग्राम। लेकिन वेलोसिटी इसके पास कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। टेल मी किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। बात बदल दी, जज्बात बदल दिए। 30 सेकंड का संपूर्ण इस्तेमाल नहीं किया आपने। देखो बेटा आराम से देखो, समझने की कोशिश करो क्या कह रहा है कॉन्सेप्ट, उसको दिमाग में लगाओ बेटा। वेरी गुड। चार्वी इज वेरी एक्टिव इन द क्लासरूम। कि पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, 30 सेकंड का पूरा इस्तेमाल करते। इन्होंने कहा दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा। कुछ नहीं करना था, मास का मल्टीप्लाई वेलोसिटी से 1000, मास का मल्टीप्लाई वेलोसिटी से 1000। दोनों 1000 1000 ही है बेटा, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। अब बताओ कौन ज्यादा? कोई ज्यादा नहीं था, दोनों का क्या था, सेम था। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और हम बहुत ही जल्दी में धड़ाधड़ क्लिक कर देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें बेटा, लिखा है यहाँ पर दिस मीन्स क्या बोलते हैं, बात समझ लीजिएगा इधर। ठीक है, ये क्या कहना चाहता है, लाइटर एंड हैवियर ऑब्जेक्ट, lighter and heavier object is moving with the same velocity, then heavier object will more momentum than lighter one। वही एग्जांपल वापस आ गया कि मोमेंटम किस, मान लो वेलोसिटी दोनों की सेम है। ठीक है, जैसे मान लो धीर चल रहा है 11 किलोमीटर पर आवर, और उसकी वाइफ भी कितनी चल रही है, 11 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वाइफ 300 किलोग्राम की और ये 11 किलोग्राम का है। बट ऑब्वियस है मास किसका ज़्यादा है, उसकी वाइफ का। तो धमाकेदार है मामला यहाँ पर। क्या रहेगा, मोमेंटम किसका ज़्यादा रहेगा, उसकी वाइफ का। और क्या बन जाएगी, लाइफ। इफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट, अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल। आशी सो मत जाना, ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल विद अ ग्रेट वेलोसिटी, विद अ ग्रेट वेलोसिटी इज एज अ ट्रेमेंडियस मोमेंटम। भाई देखिए ऑब्जेक्ट भले छोटा है लेकिन वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, तो मोमेंटम क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। बात समझ में आ गई क्या? फिर बोल रहा है एंड बिकॉज ऑफ मोमेंटम इट कैन हार्म एन ऑब्जेक्ट मोर सेवियरली। अब ये क्वेश्चन बन गया सीधा सीधा कि मान लीजिए कि स्मॉल ऑब्जेक्ट एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, बड़े ऑब्जेक्ट का मास भले ज्यादा है लेकिन वेलोसिटी बहुत कम है, और उसकी वेलोसिटी क्या बहुत ज्यादा है। आपने बाइक चलाते चलाते देखा होगा, कुछ लगता है तो इतना पूरा खून निकल आता है, क्योंकि क्या हुआ, भले ऑब्जेक्ट छोटा था लेकिन वेलोसिटी बहुत ही ज्यादा थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, मोमेंटम ट्रेमेंडियस हो गया, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। बात समझ में आ गई क्या? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल बुलेट हैविंग अ लिटिल मास इवन किल अ पर्सन व्हेन इट इज अ फायर फ्रॉम अ गन। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, छोटी सी बुलेट है लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो एक आदमी को भी क्या कर देती है, मार देती है। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन ऐसी बनेंगे तो आपको बिल्कुल ही फ्लिप कर देंगे, माइंड में कंफ्यूजन पैदा कर देंगे। इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्लाइड प्रिपरेशन करके आपको समझाने की कोशिश की। यूजुअली रोड एक्सीडेंट प्रूव मोर फैटल बिकॉज हाई स्पीड देन इन lower speed. This happen because vehicle running with high speed have a greater momentum as compared to vehicle running with
स्लोअर स्पीड। कहने का मतलब अगर दोनों स्लो स्पीड में और टकराएंगे तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड में तो क्या होगा, आपको साक्षात भगवान दिखेंगे। यस और नो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही तो जलवा है। तू क्या सोच रहा है, ऐसा होगा ही? मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए यार, अगर रेस्ट पे तो वेलोसिटी क्या होगी बेटा, जीरो। ये लिख दिया बेटा। और वेलोसिटी जीरो है तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, mv। और यहाँ हो गया मास इनटू जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है बेटा, कोई समस्या यहाँ तक? नेक्स्ट देख लेते बेटा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पहले भी पढ़ा दिया था, वापस आया है क्योंकि स्टैटिक तरीके से आपको रिवीजन में बैठ जाए। According to Newton's second law of motion, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on a body, and this change take place always in the direction of applied force। कहने का मतलब अगर बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ बात किसकी चलेगी, फोर्स की। किसकी बात चलेगी बेटा, F is directly proportional to डेल्टा P और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल्टा T। कहने का मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको और अच्छे से लिखने की कोशिश करें, इज इक्वल टू, क्योंकि के यहाँ पे जो आएगा प्रोपोर्शनल हटाने के बाद क्या आएगा, कांस्टेंट, और वो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1। तो मैं नहीं लिखूंगा उसको, सीधा लिखूंगा T2 माइनस P1 और डिवाइड में क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1। बात समझ में आ गई? और डिटेल में लिखे बेटा तो आपको पता है ये आ जाएगा M2V2 माइनस M1V1 और डिवाइड में कौन आ जाएगा बेटा, T2 माइनस T1। बात समझ में आ गई? अगर मास अगर यहाँ पे कांस्टेंट है, क्या है, तो फॉर्मूला हो जाएगा V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1। बात समझ में? इसमें कोई समस्या तो बताइए भाई, सरल सिंपल। नाउ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी बाय द टाइम टेकन। तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये रहा, यस और नो? और डिवाइडिंग क्या लिखा है, डिवाइडिंग क्या लिखा है, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन भी ये रहा। अरे कोई समस्या किसी को? अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए आगे बात करते हैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन। समझा दिया मैंने मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन किसका, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। एम क्या है यहाँ पर, यू क्या है यहाँ पर, और हमने क्या लिया उसको V1। कोई टेंशन वाली बात नहीं। एफ क्या है, एक्सटर्नल फोर्स। टी क्या है, टाइम। और नीचे क्या है, V फाइनल वेलोसिटी। कोई समस्या यहाँ तक? अरे आया उड़ गया ही। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसकी बात करते हैं बेटा, थर्ड लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंड लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में बहुत अच्छे समझ लीजिएगा। एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बात समझ में आई? किसी का बुरा करोगे तो आपका भी क्या होगा, बुरा। लेकिन कलयुग है साला, बुरा करोगे तो क्या हो जाता है, भला। क्या बात तुम्हें ज्यादा पता है? जलवा है आपका। एप्लीकेशंस की बात करें बेटा, वॉकिंग इज इनेबल्ड बाय थर्ड लॉ। अब क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि जो हम वॉक करते हैं वो कौन से लॉ की वजह से, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है? ठीक है, मान लीजिए जैसे आपको पता है अपनी क्लास में अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उसमें से किसी को पढ़ने का मन ही नहीं करता है। कौन सा लॉ पे काम कर रहा है वो, फर्स्ट लॉ। रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही है वो अपने आप में चेंजेस चाहता ही नहीं है। अरे यस और नो? और सेकंड लॉ पे कौन काम करते हैं, जो पढ़ने के चाहते तो हैं लेकिन पढ़ पाते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि वो बातें खूब करते हैं। ठीक है, तो वो कौन से लॉ को फॉलो करते हैं, सेकंड लॉ। ये लॉ है तुम्हारा लाइफ की, ध्यान रखना। थर्ड लॉ, पता चला साइड वाला बहुत भयंकर पढ़ रहा और वो और खतरनाक पढ़ रहा है, वो कौन सा है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। साले तू टॉपर, मैं भयंकर टॉपर हूँ, ये होता है जलवा। अब देखिए आप कौन से लॉ में है। ठीक है, अ बोट मूव्स बैक व्हेन वी डिबॉट इट। अच्छा, ऐसे करके चलते हैं ना अपन, यूं करके उसको छोड़ते हैं कि बोट से बाहर आने के लिए या उसके अंदर जाने के लिए, तो क्या होता है, वो थोड़ी सी पीछे खिसक जाती है, क्योंकि आप एवरी एक्शन आगे हुआ, रिएक्शन पीछे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अ गन रिकॉइल्स, गन चलाई, ये पूरा पीछे चला गया। आया कि नहीं आया समझ? पता चला किसी वैसे भी पतला सा लिया एकदम, उसको AK-40 से पड़े, फटाक करके गन के साथ ही गिर गया पीछे गन तो छूटी पर वो खुद ही पीछे पड़ गया तो ऐसा नहीं हो जाए भाई, है ना? ऐसा भी हो सकता है भाई कि यहाँ पे पता चला मैंने खड़ा कर दिया, प्रियांश को खड़ा कर दिया, प्रियांश AK-47 लेके, सर मैं ट्रायल पे आता हूँ सर, मैं आर्मी बन सकता हूँ। पता चला पूरा गन के साथ ही पीछे लग गया और सामने योजक खड़ा था, सीधा ही उड़ गया। अरे ये क्या हुआ, ये भयंकर ट्रेनिंग थी ये क्या है, रोइंग ऑफ अ बोट।
आगे बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या कहता है ये? व्हेन टू बॉडीज एक्ट अपॉन अ वन अनदर देयर टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। एंड प्रोवाइडेड नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग इट, एंड इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा? फाइनल। कहने का मतलब ये है, ये हमारा m1 और इसका क्या है मान लीजिए u1, और यहाँ पे m2 और ये इसका क्या है u2। ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इसको बॉडी भी कह सकता है कोई भी। ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट क्या है बेटा? B है। और यहाँ जो कंडीशन ले रहे हैं वो कौन सी है बेटा? बिफोर कॉलिजन। कौन सी कंडीशन ले रहे हैं? और इसके बाद जो कंडीशन आएगी, यहाँ लिख लेते हैं बेटा m1 और क्या लिख लेते हैं m2। मास में तो कोई चेंज आएगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी हमने क्या बोला था कि प्रियांश से गन पकड़ी, गन के साथ ही पीछे चला गया। ऐसा तो होगा नहीं कि प्रियांश का वजन 11 से कितना हो जाएगा? 8 किलोग्राम। ऐसा होगा क्या? आशी होगा ऐसा? ठीक, आशी से मेरे साथ तो हुआ था ये। ऐसा तो नहीं हुआ कभी किसी के साथ। चलिए, तो ये बिफोर कॉलिजन है। कौन सी कंडीशन? ये वाली बिफोर कॉलिजन। और ये जो समझा रहा हूँ कौन सी है? आफ्टर कॉलिजन। अरे याद रहेगा? टकराने के पहले और टकराने के बाद, जिंदगी के पहले जिंदगी के बाद। प्लस बोलिए 2 बूंद जिंदगी की। ये m1 है और इधर क्या बेटा? v1 और ये क्या है? v2। अरे आया गुड़ गया ये। अब ये आफ्टर कॉलिजन, टकराने के बाद। तो क्या कह रहा है ये? m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर रहेगा? m1 v1 प्लस m2 v2 के बराबर। यही कंडीशन बोल रहा है ये कि जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर रहेगा? फाइनल मोमेंटम। इस पे क्वेश्चन आएंगे, इस पे न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। ये पहले ही कह रहा हूं मैं आपको। तो ये बेटर तरीके से अपने को प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है? तो कल जैसे मैं न्यूमेरिकल लूंगा तो आपको एकदम अलर्ट रहना, हाई अलर्ट पे। ये क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट जो पड़ा है उसमें? तो बेसिक आइडिया मैंने डिस्कस कर लिया जो आपको समझाना था मुझे। उम्मीद है कि पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, ठीक है? आई होप सो सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद SK सर। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।